नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है और ये हम देख रहे हैं महज एक साल के भीतर। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। देश भर में लॉकडाउन जैसे हालात बने हुए हैं। बीते साल के सबसे दर्दनाक दृश्यों में से एक प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे शहरों से भारी मात्रा में मजदूर अपने जिलों को पलायन कर रहे हैं। ट्रेनें फुल हैं, सड़क के रास्ते जैसे जो इंतजाम हो रहे हैं, मजदूर अपने घरों को लौट जाना चाहते हैं। तमाम इंडस्ट्री, सरकारें दावा कर रही हैं मजदूरों के रहने खाने के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। बीते साल मजदूरों के पलायन से सबसे ज्यादा मुश्किलें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हुई थी, जहां बड़ी मात्रा में स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर काम करते हैं। इस बार पलायन को ध्यान में रखते हुए रियल एस्टेट संगठन या निजी तौर पर डेवलपर्स क्या इंतजाम और कोशिशें कर रहे हैं ताकि मजदूरों का भरोसा जीता जा सके, उन्हें रोका जा सके, और अगर हालात बिगड़े तो प्रोजेक्ट निर्माण और समय पर पोजीशन के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक नजर डालिए बीते साल के हालातों पर। ये दो तस्वीरें महानगरों में काम कर रहे मजदूरों के इतिहास और वर्तमान की कहानी बयां कर रही हैं। ये कहानी शुरू हुई 24 मार्च 2020 की शाम 8 बजे प्रधानमंत्री के लॉकडाउन के ऐलान के बाद। संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना के चलते देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान होते ही लोगों को घरों से निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। 21 दिन के कड़े लॉकडाउन की खबर से दिहाड़ी मजदूरों समेत उन तमाम कामगारों में बेचैनी फैल गई जो रोज कमाते और रोज खाते थे। कारखाने, निर्माण साइटों समेत सभी जगह काम बंद था, लिहाजा आगे भी कमाई का कोई रास्ता न मिलता देख मजदूरों ने सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव घरों की ओर पलायन शुरू कर दिया। एक के बाद एक महानगरों में मजदूरों का हुजूम छोटे शहरों की ओर बढ़ने लगा। ट्रक, रिक्शा, ट्रॉली, मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल, कंधों पर जिसको जो सूझा उसने वो रास्ता अपनाया और बढ़ चला। सैकड़ों किलोमीटर के सफर में तमाम खुशकिस्मत अपने घरों पर पहुंचे, तो वहीं बदनसीबी ने कुछ की जान भी ले ली। इस तरह 1 करोड़ से ज्यादा मजदूरों का पलायन हुआ। हालांकि पलायन और इस दौरान मौतों का कोई सटीक आंकड़ा सरकारों ने नहीं दिया। मामला अखबारों, मीडिया में छाया रहा। राजनेताओं ने अपनी राजनीति चमकाई। सफर के दौरान स्थानीय लोगों ने मदद का हाथ भी बढ़ाया। धीरे धीरे दूसरे मुद्दे हावी हो गए और राह के मजदूर राह में ही खो गए। हालात थोड़े सामान्य हुए। भूखे पेट की मजबूरी ने कामगारों को फिर बड़े शहरों की ओर ढकेला। कहीं कहीं तो मजदूरों को बाकायदा जहाजों से वापस बुलाया गया। हालात पूरी तरह से सामान्य होते कि कोरोना दूसरी लहर के साथ और भी भयानक रूप लेकर वापस लौटा। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में दोबारा लॉकडाउन जैसे हालात बने हैं। महानगरों में मजदूरों के पलायन के हालात फिर बन रहे हैं। कामगारों के स्वास्थ्य की देखरेख, खान-पान और रहने को लेकर सरकारों और निजी संगठनों के अपने दावे हैं। कई संगठन तो पलायन को ही नकार रहे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों में दिन ब दिन बढ़ती मजदूरों की भीड़ दावों की हवा निकाल रही है। तो मजदूरों के पलायन पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक गोराडिया, एमडी दोस्ती रियल्टी और प्रेसिडेंट क्रेडाई एमसीएचआई। हमारे साथ जुड़ी हुई है मंजू याग्निक, वाइस चेयरमैन नाहर ग्रुप और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र नरेटको। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि सिन्हा, सीईओ ट्रैक टू रियल्टी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल दीपक जी आपसे ही करते हैं। पलायन शुरू हो चुका है, रेलवे स्टेशनों पर मजदूरों की भीड़ नजर आ रही है। जैसे तैसे वे अपने घरों को जाना चाह रहे हैं। जाहिर है इसमें हर सेक्टर के लेबर मौजूद हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या फिर से लेबर क्राइसिस के संकेत दिख रहे हैं या सब कुछ ठीक है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री गए साल जो लॉकडाउन हुआ था और अभी ये टाइम पे जो कर्फ्यू है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ये टाइम पे उन्होंने इंडस्ट्री के हिसाब से अलग से ट्रीट किया है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को गवर्नमेंट ने अलाउ की है, तो हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी रख रहे हैं। सभी साइट हमारी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू होने से वर्कर्स खुद उनके काम में बिजी है। उनको काम करने के साथ में उनको रोजगारी मिल रही है, उसको उनका रेगुलर मंथली और डेली जो इनकम है वो मिल रहा है। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सपोर्ट भी मिल रहा है। साथ में गवर्नमेंट जो फूड सप्लाई जो रजिस्टर्ड वर्कर्स को देते हैं
वो पहले भी चालू था, वो अभी भी चालू है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हमने थोड़ा सर्वे भी किया क्रेडा एमसीएचआई मेंबर्स के साथ में। ऐसे कोई हमें इश्यू नहीं लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में साइट छोड़ के वर्कर्स अभी जाने की मूवमेंट हम तो अभी तक में वैसे सुनी नहीं है। और आगे चल के भी हम देख रहे हैं कि ये जो मामला है 2 हफ्ते के लिए अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कर्फ्यू, तो ये 2 हफ्ते में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सभी साइट पे मटेरियल की भी गवर्नमेंट ने सुविधा की है, मटेरियल को भी अलाउ किया है आने के लिए। और हमारे जो स्टाफ जो सुपरविजन कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंटिन्यू है। या बिल्कुल, यानी आपका कहना है कि कंस्ट्रक्शन मजदूरों में हालात बिगड़ते जरूर दिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों की ओर से तैयारियां पूरी हैं। मंजू जी, यही सवाल आपसे भी होगा कि पलायन शुरू हो चुका है हमारी आपकी साइटों पर या नरेटको से जुड़े तमाम डेवलपर्स की साइटों पर। क्या सब कुछ हैप्पी है या लेबर क्राइसिस देखने को मिल सकती है? देखिए, हम सभी डेवलपर्स ने मिलके, नरेटको, एमसीएचआई सभी मिलके काफी हमने प्रयास किए हैं कि ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आए। उसके लिए काफी सभी समय समय पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना लेबर्स का, उनके लिए पूरी साइट पे पूरी सुविधाएं देना, उनको रहने के लिए, खाने के लिए उन्हीं जगह पर, उनका मेडिकल हेल्थ चेकअप, उनका सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम उनको तैयार करते हैं। उन्हीं के साइट्स के ऊपर साइट आइसोलेशन के लिए हम लोग बंदोबस्त किया है। अगर कोई बीमार हो जाए तो अगर उनको पूरी सुरक्षा मिलेगी और अगर उन्हें पूरा सब हम सहयोग मिलेगा हम डेवलपर से, तो मुझे नहीं लगता ये पलायन इस तरह से होगा। उसके अलावा काफी पैरामीटर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है हमें कि कंस्ट्रक्शन जारी रख सकते हैं, उससे रिलेटेड सारी सुविधाएं वो लोग देंगे, हम लोग की परचेजेस हो सकती हैं, उससे रिलेटेड काफी जो स्टाफ है, इंजीनियर, ये सब उनको सुविधा है आने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन नहीं हो सकता। तो इसके चलते अगर उनके परिवारों को एश्योर्ड है कि वो लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, कल उनको मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी और उनका रोजगार कायम है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पलायन इस तरह से जाएगा। रवि जी, वाकई अच्छी बात है जो मंजू जी और दीपक जी कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर ऐसी स्थिति नहीं है जो बाकी सेक्टर के मजदूरों में देखने को मिल रही है। स्टेशनों की भीड़ और सड़क पर निजी गाड़ियों में जगह तलाशते मजदूर कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। जमीनी स्तर पर क्या फर्क देख रहे हैं आप और कितना इत्तेफाक रखते हैं आप दीपक जी और मंजू जी की बातों से? सरकार का शासन, गरीब का राशन और बिल्डर का सेल्फी आसन, इन तीनों के बीच में एक बहुत बड़ा मिसमैच है। मैंने ग्राउंड लेवल पे जाकर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी देखा है, लेबर कैंप पे भी देखा है। देखिए, हम बात कर रहे हैं लेबर माइग्रेशन की, रिवर्स माइग्रेशन की। ऑलरेडी 30% माइग्रेशन हो चुका है। किसी भी साइट पे ऑन एन एवरेज 30% लेबर कम है। मुद्दा यह है क्या फर्दर माइग्रेशन होगा? अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर देखें तो आपको यह समझ में आएगा लेबर को आज मौका मिलेगा, वो दोबारा रिवर्स माइग्रेशन की तरफ सोच रहा है। मेरे ख्याल से रियल एस्टेट को थोड़ी सोल सर्चिंग की जरूरत है। रियल एस्टेट सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, लेकिन रियल एस्टेट सेकंड बेस्ट एम्प्लॉयर कभी नहीं बन पाया है। आज जरूरत है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लेबर की तरफ देखने की। व्हाइट कॉलर जॉब में आप सेकंड बेस्ट एम्प्लॉयर हो सकते हैं, सेकंड क्वालिटेटिवली बेस्ट एम्प्लॉयर आप कभी नहीं बन पाए हैं, लेकिन ये वो वक्त है जब आपको लेबर के लिए सोचना पड़ेगा। और अगर आपने इस समय नहीं सोचा तो आप उस मोड़ पे खड़े हैं जहां पे आपके पास बहुत जबरदस्त तरीके से लेबर शॉर्टेज होने जा रहा है। बिल्कुल दीपक जी, क्रेडाई एक बड़ा संगठन है। 21 राज्य, 217 शहर और 13,000 से ज्यादा डेवलपर सदस्यों वाले क्रेडाई ने मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए और कोरोना संकट में उनका विश्वास जीतने के लिए क्या इंतजाम किए हैं? अभी आपने भी सुना होगा, अभी क्रेडाई नेशनल ने अभी अनाउंसमेंट किया कि पूरी साइट के ऊपर वैक्सीनेशन जो है, तो हर साइट थ्रू आउट इंडिया में सभी सिटी के अंदर में जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है उसमें क्रेडाई मेंबर्स ने कमिट किया है कि वैक्सीनेशन की सुविधाएं वो साइट पे वर्कर्स को कराएगा। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए उसकी जो भी कॉस्ट लगेगी वो भी वो डेवलपर खुद बेयर करने वाला है। और वो फैसिलिटी के से जो भी जो ये सॉल्यूशन है, जैसे जैसे वैक्सीनेशन मिलती जाएगी 2-2.5 महीने के अंदर, वो हम कमिटेड है ये कंप्लीट करने के लिए। वैक्सीनेशन गवर्नमेंट की ओर से सुविधा है, लोकल अथॉरिटी भी हमें सपोर्ट कर रही है और उसमें हम लोग को परमिशन भी मिली है, हम आगे बढ़ रहे हैं उसके अंदर। दूसरा, जैसे मंजू जी ने कहा कि हम लोग आरसीपीसीआर टेस्ट कराना या फिर जो भी वर्कर्स को खाना गवर्नमेंट की ओर से भी आता है और हमारे ओर से भी रेशन का बंदोबस्त करना, वो जो हमने गए टाइम भी किया था, ये टाइम भी जरूरत रहे तो हम डेफिनेटली करने के लिए कटिबद्ध है। उसके लिए
और जो भी फैसिलिटी वर्कर्स को चाहिए वो दूसरी मेडिकेशन, डॉक्टर चेकअप करना, हेल्प करना, उसके लिए साइट पे आइसोलेशन के लिए जगह क्रिएट करना, वो सब भी चीज हम साइट पे कर रहे हैं और उसमें डेवलपर्स का सभी का उसमें यूनिवर्सिटी सपोर्ट है, तो वो चीज के लिए वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिक्कत नहीं है। अभी रवि जी का जो कहना था लिटिल डिफर विद देम कि भाई 30% वर्कर्स कम हो चुके हैं, वो मैं समझ नहीं पाया ये साल का कि गए साल की बात कर रहे हैं। ये साल में एब्सोल्युटली वर्कर्स कम नहीं हुए हैं। रवि जी, मैं आपको अश्योर करता हूँ, आप हमारे कोई भी 10 डेवलपर को साथ में सर्वे करना है तो हम सर्वे करा सकते हैं। अभी डेवलपर्स के वहां साइट पे वर्कर्स कम नहीं हुए। अभी इफ यू लुक एट इट, गए साल से हमारे वहां वर्कर्स की क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से कंस्ट्रक्शन का वॉल्यूम बढ़ा है, नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, नई डिमांड बढ़ी है, तो उसकी वजह से वर्कर्स जो है वो ज्यादा ही है। अभी लोकलाइज फेस्टिवल में चलो कोई होली के लिए गया हो या वैसे चलो ठीक है, पर अदरवाइज ये पेंडेमिक की वजह से माइग्रेंट वर्कर्स गए हैं, वो मैं नहीं वो मानता हूं। अभी डेफिनेटली वी आर लुकिंग एट इट कि उनको आए हैं, जैसे मंजू जी ने भी कहा कि वहां से सफर करके आए यहाँ पे खाने के लिए नहीं, साथ में घर पे भी भेजना है पैसा, तो उनको अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन में काम मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन एंड एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू काम भी मिल रहा है, साथ में जो पैसे कमाते हैं वो पैसे वो लोग गाँव में भेज पाते हैं, फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं, यहाँ पे रहेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ऑर्गेनाइज्ड बिल्डर हैं, जिनको अपने प्रोजेक्ट और अपने नाम की चिंता है, वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मंजू जी, जैसा दीपक जी ने बताया कि आपकी ओर से यानी नरेटको की ओर से संगठन के तौर पर आपकी ओर क्या कोशिशें हो रही हैं मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए, क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले मैं दीपक जी की बात से सहमत हूं, और दूसरा हम लोगों ने भी हेल्थ डिपार्टमेंट को लेटर लिखा है, उनसे बात किया है कि एक मास लेवल पे वैक्सीनेशन कैंप्स लगाएं लेबर वर्कर्स के लिए, क्योंकि करीबन मुंबई में ही 10 लाख वर्कर्स हैं जो आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं। इससे ज्यादा करीबन 50 छोटी मोटी और इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस लेवल पे हमने उनको पूरा रिप्रेजेंटेशन देते हुए कहा है कि हमें हेल्प करें और हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, हम उसका कॉस्ट बेयर करेंगे, वो लेबर के लिए एक वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए। तो अभी इसके ऊपर पूरा विचार किया जा रहा है और पॉसिबली जल्दी गवर्नमेंट की सपोर्ट से हम ये स्टेप ले पाएंगे। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, रवि जी आपने खुद अपनी एक बात का एक मुझे आंसर दिया है कि प्रोबेबली 30% लेबर माइग्रेंट हो रहा है कंपैरेटिवली 100% एट द लास्ट ईयर 2020। तो 2020 में जो सिचुएशन था, एटलीस्ट इस टाइम पे आपको वो देखने में नहीं मिला। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और बाकी सेक्टर में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन तभी हो सकती है जब सेल्स चेन चले। तो सेल्स चेन रुक जाएगी तो प्रोडक्शन के लिए वो फैक्ट्री वर्कर्स को वापस जाना पड़ता है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्रोडक्शन 3 साल तक चलती है जब प्रोडक्ट वापस आता है। तो आज एक लेबर वर्कर को जाने की कोई अर्जेंसी नहीं है, और हम खुद अपने सब डेवलपर्स को एक इनडायरेक्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे साइट्स चलाई जाएं, कैसे उन्हें रिटेन किया जाए और इसको पूरा सस्टेन कर सके स्ट्रक्चर को, जिसके लिए आगे पलायन होने की नौबत नहीं आए। बिल्कुल, यहां लेते एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए प्रॉपर्टी प्लस पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज इस शो में हम बात कर रहे हैं कि मजदूरों का जो पलायन है वो जारी है। दोबारा हम वो हालात देख रहे हैं जो हमने बीते साल देखे। तो इस बार सरकार की ओर से या रियल एस्टेट डेवलपर्स की ओर से या फिर रियल एस्टेट संगठन की ओर से मजदूरों के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या इंतजाम है कि मजदूरों को उनका विश्वास जीता जा सके और ये कोशिश की जा सके कि वो पलायन अब देखने को ना मिले जो बीते साल देखने को मिला था। इसी पर चर्चा हमारी जारी है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रवि जी, आप शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हर बार जो असंगठित डेवलपर्स हैं उनकी करनी का खामियाजा ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स को ही भुगतना पड़ता है। मंजू जी और दीपक जी की बातों को आपने सुना। बिल्कुल संभव है कि आप लोगों ने अपनी साइटों पर बेहतर इंतजाम किए हों, लेकिन बड़े स्तर पर असंगठित डेवलपर्स का कब्जा है, वहां क्या हालात होंगे किसी को नहीं पता। देखिए, सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि रियल एस्टेट में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जो है वो 12 से 15% है। एक लार्ज यूनिवर्स जो रियल एस्टेट का है वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का है।
ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो अभी मंजू जी ने बोला, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव। सेकेंड वेव जो कोविड का है वो अभी अभी शुरू हुआ है। फर्स्ट वेव की मैं बात करूं तो फर्स्ट वेव में हमने ऑन ग्राउंड एक सर्वे किया और देखा कि 30% लेवर्स कम हो गए थे। सेकेंड वेव अभी अभी शुरू हुआ है, इस पे अभी कुछ कहना बहुत प्रीमैच्योर होगा। लेकिन इसमें समझने के लिए हम लोगों ने ये समझना चाहा कि मिसमैच कहां पे आ रहा है। मिसमैच ये हो रहा है कि फर्स्ट वेव में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डेवलपर्स को बोला कि आप लेवर्स के लिए फूड ग्रेन हमारे अथॉरिटीज में आकर, एजेंसीज में आकर जमा करें। जिस दिन से ये जो अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स थे उन्होंने जाकर गवर्नमेंट एजेंसी में फूड ग्रेन डिलीवर किया है, जिसकी उन्होंने बहुत पब्लिसिटी की है, प्रेस रिलीज निकाले हैं, सेल्फी लेकर फेसबुक पे डाला है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने लेवर का ख्याल रखना ये कहकर बंद कर दिया कि तुम्हारे लिए फूड ग्रेन हमने गवर्नमेंट एजेंसी में जाकर डिलीवर कर दिया है। ये एक ऐसा मिसमैच है जिस वजह से आज लेबर डरा हुआ है। वो सोच रहा है कि अगर दोबारा ये सेकेंड वेव कोविड बढ़ गया, जहां उनको डेली वेजेस मिलना बंद हो गया, उनको फूड ग्रेन मिलना बंद हो गया, तो उनका क्या होगा। तो फर्स्ट वेव ऑफ कोविड में 30% कम हुए हैं, ये हमारा ऑन ग्राउंड सर्वे है। सेकेंड वेव अभी अभी शुरू हुआ है, इसमें देखने वाली बात होगी। और यहीं पर मैं बार बार कहता हूं कि डेवलपर्स को थोड़ा सोल सर्चिंग की जरूरत है। खासकर अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करता हूं, दिल्ली एनसीआर की बात करता हूं, आपने अगर एक बार गवर्नमेंट एजेंसीज ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप लेबर्स के लिए वेलफेयर के लिए आप फूड ग्रेन लाकर दें, उसके बाद अगर आपने अपने लेबर कैंप में उनका ख्याल रखना बंद कर दिया, तो आपको आगे आने वाले दिनों में लेबर शॉर्टेज होगा ही होगा। दीपक जी, पिछली बार हमने देखा कि लॉकडाउन की वजह से मजदूर वापस गए, प्रोजेक्ट्स का निर्माण थमा, लिहाजा प्रोजेक्ट की डिलीवरी टाइमलाइन प्रभावित हुई, पोजीशन में देरी का मसला भी बना। इस बार अगर हालात बिगड़े और लॉकडाउन लंबा खिंचा तो क्या आपको लगता है कि ग्राहकों को डिले पोजीशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए? अभी ओवरऑल देखे तो ये 15 दिन का लॉकडाउन है, फर्स्ट मई तक का है, पर तभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है, मटेरियल्स आ रही है साइट पे, कंस्ट्रक्शन में डिले नहीं हो रहा है। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे चलो गवर्नमेंट के लगे कि भाई ये लॉकडाउन को और बढ़ाना पड़े तो भी सेम सिचुएशन में मटेरियल और कंस्ट्रक्शन जारी रहेगा। सो एज सच हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू डिले होने की वैसे संभावना कम है। सेकेंडली साथ साथ में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, परमिशन का भी साथ साथ में लिंक होता है हमारा। कुछ भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं स्टेज वाइज हमें परमिशन मिलती है, तो वो भी हमें लिंक करके उसके आगे परमिशन के लिए भी सोचना होता है, तो वो भी थोड़ा लिंक होता है। कभी काम रुकने के लिए प्लिंथ हुआ तो बाद में फर्दर हमें कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऊपर के लिए लेना होता है, तो लेने के टाइम पे वो टाइम पे मिले ना मिले, अभी क्योंकि हम नहीं जा सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो दिक्कत आने की संभावना है। तो ये संभावना के उसमें अभी थोड़ा प्री मैच्योर है कि आप जो कह रहे हैं कि आगे का कस्टमर को जो है, बायर को जो है, उसमें घबराहट होने की संभावना है, उनको हम टाइम पे डिलीवरी दे पाएंगे कि नहीं, वैसे मुझे ये संभावना ज्यादा नहीं लग रही है। तो तभी भी आपका क्वेश्चन थोड़ा प्री मैच्योर लग रहा है मुझे। ठीक बात है सर, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ऑफिस का खुलना बंद होना और किसी प्रोजेक्ट का काम रुकना, दोनों में बड़ा फर्क है, क्योंकि निर्माण में एक काम दूसरे के साथ लिंक होता है, लिहाजा पूरी साइकिल अफेक्ट होती है। मंजू जी, लेबर वेलफेयर के लिए आपने जो भी इंतजाम किए हैं उसका प्रोजेक्ट के प्रॉफिट मार्जिन पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री शायद पिछले कई सालों से काफी दिक्कतों का सामना कर पा रही है, और इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि बिजनेस रोल ऑन होता रहे। अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 2 तिमाही इस सेक्टर के लिए कुछ अच्छे गए हैं, और अभी नए प्रोजेक्ट जो लॉन्चेस हैं, कुछ एक अभी शुरुआत हुई है और जो मोस्टली एक्सकेवेशन स्टेज पर है, और अभी बारिश का वक्त भी यहाँ पे सामने आने वाला है। तो अच्छा है कि हमें कंस्ट्रक्शन का परमिशन मिला है, और शायद अगर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन ऑन रहा तो प्रॉब्लम उतना नहीं आएगा। और अगर समझो ये लॉकडाउन लंबे चले और तकलीफें हुई, और लोग भी जो खरीदार हैं वो भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ा, तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि हमेशा जो कॉस्ट है कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट पे लोड होती है, और वो कॉस्ट लोड होती है तो प्रोजेक्ट इटसेल्फ थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो वो एक्सपेंस दोनों तरफ के लिए एक इक्वल भार होता है, जिससे कि हमेशा एक डेवलपर को कहीं ना कहीं कॉस्ट रिकवरी करना पड़ता है। तो ओवरऑल सेल्स पे जब इम्पैक्ट आता है तो दोनों की तरफ मिलके कहीं ना कहीं उसका कॉस्ट में लिटिल एक्सकेलेशन आ जाता है।
तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रोजेक्ट मार्जिन्स की बात, आज के समय में मार्जिन की बात शायद हम उतने तरीके से नहीं सोचते ये डेवलपर्स। हम लोग ये सोचते हैं कि हम प्रोजेक्ट आगे कैसे रोल कर सके, जो है उसी को बना के कैसे होलिस्टिकली उसको सेल कर सके। तो प्रोजेक्ट मार्जिन पे डेफिनेटली कुछ परसेंटेज इफेक्ट आता है, जो ज्यादा करके एक डेवलपर को काफी हद तक बेयर करना पड़ा है पिछले कई सालों में। ठीक बात है। रवि जी, सीधी सी बात है, ग्राहक को सस्ता घर चाहिए, डेवलपर्स पर डिस्काउंट का दबाव है। ऐसे में कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए जाहिर है प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी। इन बातों को अगर ध्यान रखा जाए तो आप प्रोजेक्ट के साथ प्रॉफिट मार्जिन के गणित को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि लेबर वेलफेयर की वजह से प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने सीएसआर का बजट एग्जॉस्ट कर सकते हैं, और जितने बड़े ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं वो अपने सीएसआर का बजट एग्जॉस्ट कर रहे हैं। जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं, जिनका सीएसआर का बजट कभी सीएसआर में नहीं कहीं और स्पेंड हो रहा था, उनके लिए प्रॉब्लम। तो पहली बात यह है कि अगर आप लेबर वेलफेयर करते हैं तो आपका उससे कोई भी आपके बॉटम लाइन पे, आपके प्रॉफिट मार्जिन पे कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरी बात, आपने कहा कि प्रोजेक्ट ज्यादा कॉस्टली, हाँ ये मैं मानता हूं, क्योंकि जितना भी एक प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल जितना एक्सटेंड होगा, ज्यादातर डेवलपर्स बॉरोड मनी पे बैठे हैं, उसका एक इंटरेस्ट कॉस्ट है। उस इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से प्रोजेक्ट थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आपके लेबर वेलफेयर की वजह से प्रोजेक्ट महंगे हो रहे हैं। प्रोजेक्ट महंगे होंगे क्योंकि आपका प्रोडक्शन लाइफ साइकिल बढ़ जाएगा, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट, आपका बर्डन आपके ऊपर आएगा। बिल्कुल, यानी इस चर्चा के सार को समझने की कोशिश करें तो मजदूरों में पलायन के हालात जरूर बन रहे हैं, लेकिन डेवलपर्स का दावा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तैयारियां बेहतर हैं। पुराने अनुभवों को देखते हुए साइटों पर मजदूरों के लिए बुनियादी इंतजाम है, निर्माण जारी रखने की अनुमति है, तो मजदूरों को लगातार काम मिलता रहेगा। लेकिन समझने वाली बात है, ये तस्वीर बहुत छोटी है, बड़ा हिस्सा असंगठित डेवलपर्स का है। समस्याएं भी असंगठित डेवलपर्स की ओर से ही ज्यादा देखने को मिलती रही हैं। लिहाजा कंस्ट्रक्शन मजदूरों के पलायन को नकारा नहीं जा सकता। अभी निर्माण जारी है, लेकिन अगर समस्या बढ़ी, हालात बिगड़े तो जाहिर है निर्माण पर भी पाबंदियां लग सकती हैं, पोजीशन डिले होना लाजमी होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आज के शो में फिलहाल इतना ही। प्रॉपर्टी प्लस से जुड़ी आपकी कोई राय सुझाव हो तो जरूर दीजिए। आप हमें ईमेल, सोशल मीडिया पर अपनी बात कह सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।